हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अलग अलग ट्रांसपोर्ट होते हैं, उन ट्रांसपोर्ट को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियस है इसको हेड क्वार्टर्स ऑफ द सेल बोला जाता है। हेड क्वार्टर्स ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल या कंट्रोलर ऑफ द सेल, क्योंकि सेल में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं हेड क्वार्टर्स या कंट्रोलर या डायरेक्टर बोलते हैं हम सेल का। न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन द सेंस दो मेम्ब्रेन होते हैं, और किसी भी न्यूक्लियस के जो भी न्यूक्लियस है, कोई भी न्यूक्लियस हुआ वो उसके 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सेल को हेडक्वार्टर्स, न्यूक्लियस को हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है, कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ द सेल। इसको डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो बेसिक 4 कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियस के, फर्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हम इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। न्यूक्लियोलस, और फोर्थ वन है क्रोमेटिन थ्रेड्स। ये 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियस के। हम इधर इसको इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक पूरे न्यूक्लियस का डायग्राम है। न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ये 2 मेम्ब्रेन हैं। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। अब इसका काम क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसको सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये अंदर का जितना भी प्रोटोप्लाज्म है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में 2 पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब जो न्यूक्लियोलस होता है ये राउंड शेप की बॉडी होती है, जो कि जिसके अंदर क्या होगा, आरएनए होगा। इसको हम स्टोर हाउस ऑफ आरएनए भी बोलते हैं। और ये साइट है राइबोसोम फॉर्मेशन की। यहाँ पे राइबोसोम जो जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं, और आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उसका राइबोसोम का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, न्यूक्लियोलस में होगा। और ये वाला जो इंटरवाइंड ये जो दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड। ये जो होते हैं फाइन थ्रेड होते हैं, लॉन्ग थ्रेड होते हैं, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। उसके अलावा ये जो हैं इससे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अटैच होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो वहाँ पर प्रोटीन का इससे जो है अटैच रहते हैं राइबोसोम्स। और ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये किससे अटैच है, न्यूक्लियस से। अब जो ये मेम्ब्रेन है इनके बीच में माइन्यूट पोर्स होते हैं, इन माइन्यूट पोर्स को न्यूक्लियोपोर बोलते हैं। तो जो एक्सचेंज हो रहा है प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में वो किसके थ्रू होगा, इन न्यूक्लियोपोर्स के थ्रू होगा। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डबल मेम्ब्रेन होगा। माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, उन पोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियोपोर्स, जिनके थ्रू जो है एक्सचेंज होगा मटेरियल्स का।
न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में। उसके बाद है नेक्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इनसाइड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इनसाइड न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में दो कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस को स्टोर हाउस ऑफ आरएनए बोलते हैं, एंड साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होगा? न्यूक्लियोलस में होगा। नेक्स्ट है क्रोमेटिन थ्रेड। फाइन नेटवर्क्स होते हैं, फाइन लॉन्ग थ्रेड्स। हम इनको एक तरह से जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर है। तो ये हो गए 4 बेसिक कंपोनेंट। अब न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो ये यूकैरियोट्स में तो बहुत अच्छे से डेवलप होता है, वेल डिफाइंड होता है। इन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और अगर हम बात करें इन प्रोकैरियोट्स, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, इनकम्प्लीट होता है या प्रिमिटिव होगा। और ऐसे न्यूक्लियस को हम बोलते हैं या न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ऐसे न्यूक्लियस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो ये था पूरा न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, कि जो न्यूक्लियस है वो उसको बोला जाता है हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेल, कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ द सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर्ड किया था। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा। अब इसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है, इसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, क्योंकि इन्हीं के थ्रू जो है वो एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का। उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद है न्यूक्लियोलस, स्टोर हाउस ऑफ आरएनए होता है, साइट या फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। अब ये न्यूक्लियोलस पर एक न्यूक्लियस पे, एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद एक क्रोमेटिन थ्रेड, फाइन लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं, या हम इनको बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल है ये। इन यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस या न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो ये है पूरा बेसिक स्ट्रक्चर एक न्यूक्लियस का। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, अब उसको हम कहा जाता है डायरेक्टर, कंट्रोलर, हेडक्वार्टर। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। तो कंट्रोल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं सेल के अंदर उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस। रेगुलेट करता है सेल साइकिल, रेगुलेट्स सेल साइकिल। सेल साइकिल मीन्स सेल के बर्थ से लेकर उसके डिवीजन तक जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको बोलते हैं हम सेल साइकिल। तो सेल को कब डिवाइड होना है, कैसे डिवाइड होना है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। स्टोर हाउस होता है आरएनए का, राइबोसोम फॉर्मेशन हो रहा है,
तो ये कुछ फंक्शंस हैं न्यूक्लियस के, जो न्यूक्लियस करता है, रेगुलेशन कर रहा है सेल साइकिल का, फॉर्मेशन हो रहा है राइबोसोम का, आरएनए का स्टोर हाउस है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा एक और फंक्शन है इसका कि ये क्या है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल क्या है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर्स या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है, जो कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर या हेरिडिटरी कैरेक्टर जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूक्लियस। तो इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, responsible for transmission of hereditary characters। जो भी कैरेक्टर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं या ट्रांसमिट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियस। तो ये था पूरा न्यूक्लियस का बेसिक स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस के बाहर जितना भी प्रोटोप्लाज्म है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। मतलब ये साइट है बायोसिंथेटिक और कैटाबॉलिक पाथवे की या कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, इनके लिए सब कहाँ पर होंगे, ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइट फॉर बायोसिंथेटिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे। अब जितने भी सेल के अंदर बायोसिंथेटिक और कैटाबॉलिक पाथवे हो रहे हैं वो कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में। अब बायोसिंथेटिक मीन्स किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक, और अगर किसी भी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम कैटाबॉलिक या कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक पाथवे। तो अगर फॉर्मेशन हो रहा है मतलब क्या हो गया, बायोसिंथेटिक या एनाबॉलिक पाथवे, और अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम कैटाबॉलिक पाथवे। और इन दोनों को जो ये दोनों टर्म है, इन दोनों टर्म के लिए एक कॉमन टर्म यूज़ की जाती है मेटाबॉलिज्म, जो कि कौन कंट्रोल कर रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, न्यूक्लियस, और उसकी साइट क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट है हाइलोप्लाज्म या साइटोसॉल, और जो सेकंड पार्ट है वो है सेल ऑर्गेनल्स। तो साइटोप्लाज्म के दो पार्ट हो गए, एक हो गया हाइलोप्लाज्म और साइटोसॉल, और दूसरा पार्ट हो गया सेल ऑर्गेनल्स। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, सॉरी ये जो साइटोसॉल है, इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। इसका मेन पहला फंक्शन क्या हो गया कि साइट है, यहाँ पर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं वो कहाँ हो रही है, साइटोसॉल में हो रही है। एज अ ये स्टोर हाउस, क्या कहते हैं, स्टोर हाउस की तरह एक्ट करता है। जितने भी रॉ मटेरियल है उनके लिए ये एक रॉ मटेरियल का एक स्टोर हाउस है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो वो सारा कहाँ पे स्टोर होता है, साइटोसॉल में स्टोर होगा। तो ये क्या हो गया, एक स्टोर हाउस हो गया रॉ मटेरियल्स के लिए। दूसरा, जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं बायोसिंथेटिक या कैटाबॉलिक, तो उनमें कुछ रिएक्शंस है वो कहाँ पर होती है, साइटोसॉल में या हाइलोप्लाज्म में होती है। साइट फॉर बायोसिंथेटिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे, ये हो गई साइटोसॉल।
उस सॉरी बायोसिंथेटिक और कैटाबॉलिक पाथवे की साइट हो गई। एक्ट एज स्टोर हाउस फॉर रॉ मटेरियल्स जो कि रिक्वायरमेंट होंगी इन सब जो भी रिएक्शंस हो रही है उनके लिए जो भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ पे सब स्टोर होंगे, साइटोसॉल में। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा न्यूट्रिएंट्स का वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, साइटोसॉल। तो एक फंक्शन ये हो गया, डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स और अदर सब्सटेंसेस। डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वहाँ तक कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, साइटोसॉल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मटेरियल्स का जो एक्सचेंज हो रहा है उसमें भी कौन हेल्प करता है, साइटोसॉल। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एक ये फंक्शन हो गया। तो ये एक्सचेंज ये है कुछ फंक्शन साइटोसॉल के। साइट फॉर बायोसिंथेटिक कैटाबॉलिक पाथवे जो हो रहा है बायोसिंथेटिक और मतलब किसी का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है सब्सटेंसेस का, तो वो कहाँ हो रहा है, साइटोसॉल में हो रहा है। स्टोर हाउस है रॉ मटेरियल का, बहुत सारी रिएक्शंस के लिए जो मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ स्टोर होती है, साइटोसॉल में। डिस्ट्रीब्यूट करता है न्यूट्रिएंट्स को या दूसरे सब्सटेंसेस को सेल के अंदर। और जो मटेरियल एक्सचेंज होते हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बीच में वो भी किसके थ्रू होंगे, साइटोसॉल के थ्रू होंगे। तो ये है साइटोसॉल का फंक्शन। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो लिविंग पार्ट है सेल का या साइटोप्लाज्म का, लिविंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, जो कि अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं। अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स हैं, कुछ होंगे जो डबल मेम्ब्रेन होंगे, कुछ होंगे जो सिंगल मेम्ब्रेन होंगे, कुछ होंगे नॉन मेम्ब्रेनस होंगे। मतलब कुछ किसी सेल ऑर्गेनल के बाहर डबल मेम्ब्रेन होगा, किसी के बाहर सिंगल मेम्ब्रेन होगा, किसी के बाहर मेम्ब्रेन ही नहीं होगा। और ये लिविंग पार्ट होते हैं साइटोप्लाज्म के, और ये भी क्या कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये था पूरा साइटोप्लाज्म। बायोसिंथेटिक और कैटाबॉलिक पाथवे कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में भी कौन से पार्ट में, उसके साइटोसॉल वाले पार्ट में। दो पार्ट में डिवाइड किया उसको, हाइलोप्लाज्म या साइटोसॉल, और सेकंड पार्ट है सेल ऑर्गेनल्स। साइटोसॉल जो है वो साइट है बायोसिंथेटिक और कैटाबॉलिक पाथवे का, स्टोर हाउस है रॉ मटेरियल्स का जो कि रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारे सेल जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उनके अंदर। डिस्ट्रीब्यूट करता है न्यूट्रिएंट्स और सब्सटेंस को सेल्स के अंदर, एक्सचेंज कर रहा है मटेरियल बिटवीन द सेल ऑर्गेनल्स। और अब जो सेकंड पार्ट है वो है सेल ऑर्गेनल, जो कि लिविंग पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का। और अलग अलग ऑर्गेनिल जो है ऑर्गेनल्स होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन भी होगा, डबल मेम्ब्रेन भी होगा, नॉन मेम्ब्रेनस भी होगा। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं, हेडक्वार्टर्स बोलते हैं। डिस्कवर्ड उसको रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब उसके 4 बेसिक कंपोनेंट हमने देखे, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन थ्रेड। न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटोप्लाज्म है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है और इनके बीच में पोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूक्लियोपोर, जिनके थ्रू एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल्स का। फिर ये है न्यूक्लियोलस जो कि स्टोर हाउस है आरएनए का, और राइबोसोम फॉर्मेशन भी यहीं होता है। ये उसके बाद ये क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जेनेटिक मटेरियल है जो न्यूक्लियस के अंदर है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। और इनसे अटैच होता है आरईआर जिसको हम बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम आने वाले आगे जो लेक्चर्स आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे। तो ये हो गए 4 बेसिक कंपोनेंट न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस का जो फंक्शन होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, सेल साइकिल को रेगुलेट कर रहा है, स्टोर हाउस होता है आरएनए का, राइबोसोम फॉर्मेशन होगा, जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट था जो हमने डिस्कस किया वो साइटोप्लाज्म है। बायोसिंथेटिक और कैटाबॉलिक पाथवे है की साइट है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, हाइलोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स। हाइलोप्लाज्म जो है वो साइट है बायोसिंथेटिक और कैटाबॉलिक पाथवे। बायोसिंथेटिक मतलब फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का, कैटाबॉलिक मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है। स्टोर हाउस है रॉ मटेरियल्स का, जितनी भी रिएक्शंस हो रही है, फंक्शन हो रहे हैं, उनके लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ स्टोर होते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल में। मटेरियल्स या न्यूट्रिएंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है वो भी कौन कर रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, साइटोसॉल। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहे हैं डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है सेल के अंदर, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन या वो एक्सचेंज कौन किसके थ्रू हो रहा है, साइटोसॉल। और सेकंड पार्ट है सेल ऑर्गेनल जो कि लिविंग पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का। अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं,
सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेनस। तो यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं सेल के। हमने सेल कोड भी देखा, सेल मेम्ब्रेन देखा और सेल वॉल को हमने डिस्कस किया। फिर सेकंड कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस, जो कि हमने डिस्कस किया। थर्ड कंपोनेंट होता है साइटोप्लाज्म, जो कि आज हमने डिस्कस कर लिया। तो ये थे 3 बेसिक कंपोनेंट जिससे कोई भी सेल बना हुआ होता है। अब फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनल्स। थैंक यू।